बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि जो है वो लेक्चर जो है इसके ऊपर बना दें, डिलीवर कर दें लेक्चर्स। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं इसको एक लेक्चर जो है वो फ्री अरेंज करूँ ताकि बहुत सारे लोग उससे हेल्प ले सकें। ठीक है, तो सीपेक के ऊपर हम आज बात करेंगे, जिसमें बताऊंगी कि सीपेक क्या है, इसके ये क्यों स्टार्ट किया और ये स्टार्ट कब हुआ था, इसके पीछे क्या रशनेल है चाइना के इसको स्टार्ट करने पे, और चाइना इससे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकता है और पाकिस्तान को सीपेक से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके बाद हम इसके चैलेंजेस को देखेंगे और फिर हम अपने इस लेक्चर को जो है वो एंड कर देंगे। सीपेक की बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, बिकॉज अब ये स्टार्ट हो चुका है काफ़ी देर से, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग्स आती गई हैं। ये इसकी फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड फेज़ में ये एंटर हो गया है, लेकिन ड्यू टू कोरोना पैंडमिक वो थोड़ी सी उसको डिले किया गया है, लेकिन उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगी कि सीपेक क्या है, कब स्टार्ट हुआ था और इसके बेनिफिट्स क्या है चाइना को, पाकिस्तान को और इंडिया को, यूएसए को, जो दूसरे हमारे राइवल्स हैं उनको इससे क्या इशू है और इसके चैलेंजेस क्या हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये नोट्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। सीपेक बेसिकली स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने इसको स्टार्ट किया था और ये इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि रीजन्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, रीजन्स को कनेक्ट करेगा। वो किस लिए कनेक्ट करेगा? ट्रेड के लिए। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ऑब्वियसली चाइना को होगा, बिकॉज चाइना जो है अपकमिंग जो है वो सुपर पावर बन रही है। चाइना और यूएस, ये दो जो है जायंट बन गए हैं और यूएस को भी जो है चाइना अब लीड कर रहा है। और ये अच्छा, सीपेक से सिर्फ चाइना या पाकिस्तान को ही फ़ायदा नहीं होगा, इससे जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, कार्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिसमें उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, इनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जो है बेसिकली लिंक कर रहा है जो जितने भी रीजन्स हैं उन सबको, ताकि एक मुल्क जो है वो इजीली दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर सके। ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी उसके ये सारी चीज़ें हैं वो उसको इजीली कर सके। और उसके बाद मैं आपको ये हम आ जाते हैं कि चाइना ने ये स्टार्ट क्यों किया था। चाइना ने इसके पीछे चाइना के इंटरेस्ट क्या थे, चाइना को ऐसी इसका कौन सा रेशनल था कि उसने जो है वो सीपेक की तरफ जो उसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का नाम दिया है बीआरआई का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें बेसिकली 6 कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें चाइना जो है वो एक कॉरिडोर है। ठीक है, और ये इसको सी पैक को जो है बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरे सारे रूट्स की निस्बत जितने भी उसके अंदर कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चाहे वो समंदर में बन रहे हैं चाहे वो लैंड के ऊपर बन रहे हैं, उन सब में सी पैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये चाइना को बहुत ज़्यादा आउटकम जो है वो उसके पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि जो थ्रेट्स चाइना को फेस करने पड़ रहे थे या जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में, वो सीपेक के कंप्लीट होने पर उसको सारी चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेंगी। तो सीपेक को ये कहा जाता है कि ये इम्प्रूव करेगा रीजन के पीस को, उसको डेवलप करेगा और साथ ही जितने भी जो इमीडिएट नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना के, उनकी इकोनॉमी को भी ये बूस्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ऑब्वियसली चाइना को होगा, देन पाकिस्तान को होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि चाइना के कौन कौन से थ्रेट्स थे और चाइना ने क्यों इस तरफ जो है वो मूव किया। सबसे पहले उसको था एक मसला स्ट्रेट ऑफ मलाका का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाका मैं आपको मैप से समझाती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आ जाएगी कि चाइना पहले अभी तक किस रूट से जो है वो ट्रेड को कर रहा है और बाद में सीपेक जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको कौन कौन से जो है वो बेनिफिट्स उससे मिलेंगे। तो ये आप लोगों को मैप से इजीली समझ आ जाएगी। मैप जो है ये मैंने खुद ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव मैप है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको खुद ड्रॉ किया है।
तो मैं आप लोगों को वो मैप दिखाती हूँ आप लोगों को फर्दर गाइड करने के लिए। जी, ये मैप है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान ये आपको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और ये चाइना है, ठीक है। चाइना के नीचे यहाँ पाकिस्तान के साथ इंडिया है, उसके साथ इंडिया के नीचे ये श्रीलंका है, श्रीलंका के नीचे ये जो मैंने इसको हल्का सा ये पेन पॉइंटर के साथ ऐसे किया हुआ है, ये इंडियन ओशन है। और उसके बाद यहाँ पे जापान है, फिनलैंड है, ये सारा साउथ चाइना सी है, ठीक है। और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, यहाँ से स्टार्ट होती है ये सारा जो है ये रीजन स्ट्रेट ऑफ मलाका का, ये मैंने इसको हाईलाइट भी यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान है, ये यहाँ पे सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, जिनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहा जाता है। ये ईरान है और ये अफ़गानिस्तान। ये रेड सी है जहाँ से जो है चाइनीज़ जो हैं वो सारे अपनी चीज़ों को यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से इसको फर्दर आगे जो है वो अमेरिका की तरफ, अफ्रीका की तरफ, यूरोप की तरफ लेके जाते हैं। और ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ से भी चीज़ों को जो है इस तरफ जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और यहीं से चीज़ें जो है चाइना जो है वो यहाँ पर्शियन गल्फ से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है। अब देखिए चाइना जो फिल वक्त ट्रेड कर रहा है वो मैंने यहाँ रेड पेन से इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये शंघाई है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके उसको ये फिनलैंड से भी गुजरना पड़ता है। फिनलैंड के बाद उसको जो है वो साउथ चाइना सी से भी गुजरना पड़ता है और उसके बाद उसको जितने भी यहाँ पे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं उन सबसे क्रॉस करना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ये थ्रेट कैसे है? क्योंकि जो वियतनाम, जापान, फ़िनलैंड, साउथ चाइना सी में जो इंडिया और यूएस का और इसका इंटरफेरेंस है इंडिया का, इससे भी उसको थ्रेट होता है। इनकी जो इन सब को जहाँ जो यहाँ पे ये जापान है, फ़िनलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशियन आइलैंड्स जो यहाँ पे हैं, इन सब को बेयर करता है यूएस। बिकॉज़ यूएस जो है वो चाइना को कंटेन करना चाहता है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो यूएस से आगे जा रही है और जब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये चेंज होने जा रहा है, जो कि बाई सबसे पहले मल्टीपोलर था, फिर ये बाइपोलर हुआ, फिर ये यूनिपोलर हुआ, अब ये फिर जो है ये शिफ्ट कर रहा है बाइपोलर मल्टीपोलर की तरफ। तो ये जो इसकी वर्ल्ड ऑर्डर है ये चेंज हो रहा है, तो ये यूएस चूँकि अब यूएस यहाँ अ, इज़ अ सुपर पावर है, तो वो ये नहीं चाहता कि उसको कम्पीट करने के लिए या उसका सामना करने के लिए कोई और जो है वो नेशन आगे आए। तो चाइना चूँकि ऐसा ही कर रहा है, अपनी सबसे पहले इसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है? फिर उसके बाद ये अब अपनी ट्रेड को इतना ज़्यादा एनहांस कर रहा है, फिर इसने 2 प्रोजेक्ट्स अपने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। उसमें इसके 6 कॉरिडोर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं, ठीक है? वो डिफरेंट कंट्रीज से उसने अपने जो है वो कॉरिडोर्स रूट्स बनाए हैं, उसने सीज के अंदर जो है वो रूट्स बनाए हैं ताकि वो अपनी ट्रेड को किसी भी तरह से रोक नहीं सके, वो उसको अपनी इकोनॉमी को भी किसी भी तरह से अपनी ट्रेड के जरिए इन्हांस करे, ठीक है। और वो क्या करे इसके साथ साथ वो ये कर रहा है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं जो इस वक्त पुअर हैं, जैसे पाकिस्तान भी है, वो एक पुअर कंट्री है, तो वो यहाँ पाकिस्तान को जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको वो खुद से जो है वो इन्वेस्ट करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, सिर्फ इसके लिए इसी के लिए ताकि उसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो और वो चाइना यूएस के सामने आ सके। तो यूएस ये नहीं चाहती, यूएस क्या करता है वो इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यूएस का डायरेक्ट यहाँ पे तो जो है वो ऑब्वियसली वो इससे काफ़ी दूर है, लेकिन उसने इनके साथ अलायंस बनाए हैं, जापान है, फ़िनलैंड है, ठीक है, साउथ चाइना सी में उसकी जो है वो अपनी उसने मिलिट्री को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। उसके बाद इंडियन ओशन में वो इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इंडिया जो है इसको भी बैक कर रहा है यूएस। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना के लिए, ठीक है। और जब इनके साथ इनकी डिस्प्यूट चल रही है, तो जब भी चाइना की यहाँ से ट्रेड का कोई होता है, तो ये ऑब्वियसली किसी भी वक्त उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये थ्रेट को कम करने के लिए उसने उसको सी पैक बहुत बड़ा एक आप ये कह लें कि अल्टरनेटिव नज़र आया है, जो उसने पाकिस्तान से स्टार्ट किया है। और दूसरा ये कि ये जो पूरा रूट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें क्रॉस करके करता हुआ यहाँ इंडियन ओशन में आता है, इंडियन ओशन से वो यहाँ साउथ अरेबियन सी में आता है, यहाँ से कुछ वो पर्शियन गल्फ से आगे यहाँ पे चले जाते हैं।
यूरोपियन कंट्रीज में, फिर उसके बाद यहाँ से रेड सी से होते हुए फिर आगे मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हैं, और फिर इससे आगे यहाँ पे फर्दर जहाँ पे भी उसने अपनी जो है वो चीज़ों को भेजना होता है। ये जो पूरा रूट है ये तकरीबन 16,000 किलोमीटर है, ठीक है। 16,000 किलोमीटर यहाँ पे। एक तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम हो जाता है, बहुत टाइम दिन लग जाते हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते, और सम टाइम समंदर के हालात भी ख़राब होते हैं, कभी जो है वो फ्लड का इशू होता है, कभी वेदर का इशू होता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर सी पैक की तरफ आते हैं तो सी पैक में ये है कि चाइना का ये जो काशगर एक सिटी है, ठीक है, यहाँ से उसने अब रूट को स्टार्ट किया है। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान में स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये जो रूट है, ठीक है, इसमें हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ कवर करते करते पूरे पाकिस्तान को वो यहाँ इस गवादर के पॉइंट पे आ जाता है। और जैसे वो गवादर में आता है, गवादर से वो अरेबियन सी में डायरेक्ट जो है वो एंटर हो जाता है। यहाँ से आके ये पर्शियन गल्फ में भी जा सकता है, और रेड सी में जाके फर्दर अपनी चीज़ों को आगे जो है वो लेके जा सकता है। और ये इसके बेसिकली दो रूट्स हैं पाकिस्तान में सी पैक के। एक जो है यहाँ से यूं करके, ठीक है, सारे प्रोविंसेस को कवर करता है, वो भी गवादर में आ जाता है। इसमें ये सारे प्रोविंसेस को कवर कर रहा है। इसमें पंजाब भी है, केपी के भी है, सिंध भी है, और बलोचिस्तान भी है, ठीक है। और ये चाइना को एक बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव आउटकम्स देगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज एक तो उसने थ्रेट को कम कर दिया, उसको यहाँ पे जितने भी थ्रेट्स थे, चाहे अब उसकी जापान की जो है वो मिलिट्री या आर्मी यहाँ पे खड़ी हुई है उसके टैंक्स को रोकने के लिए, तो वो नहीं रोक सकते। वो इसकी जगह यहाँ से अपनी चीज़ों को भेजने की बजाय वो ये पाकिस्तान में सी पैक का रूट इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये, और दूसरा ये है कि उसको सेकंड पर्पस क्या है कि पर्शियन गल्फ से वो ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, वो भी इसी रास्ते से गुजर के जाता है। अब यहाँ से पर्शियन गल्फ जो है वो ऑब्वियसली अगर हम मैप को देखते हैं तो कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा करीब है गवादर के, ठीक है। तो वो अगर पर्शियन गल्फ में कोई भी चीज़ अपनी भेजता है तो उन्हीं जो है अपने टैंक्स के ऊपर, उन्हीं शिप्स के ऊपर वो वहाँ से ऑयल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो इस एरिए से वो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी इसको इजीली यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से सी पे के ज़रिए वो चाइना में एंटर हो सकते हैं। तो ये सारे, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि गवादर जो है ये इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का जो पानी है वो वार्म है, इसको वार्म वाटर कहा जाता है। इसका सर्दियों में भी उतने इश्यूज़ नहीं बनते जितने इस एरियाज़ में बनते हैं, जितने साउथ चाइना सी में है, इंडियन ओशन में है। तो ये सारे जो मल्टीपल इश्यूज थे इन सबको कम करता है सी पैक। इसलिए इसको बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि चाइना को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो उसने सारे थ्रेड्स, सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज को ख़त्म कर दिया है अगर वो सी पैक में कामयाब हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ओके, मैप क्लियर है। अब हम आते हैं वापस अपने नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एड्रेस मलाका डायलेमा, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से जो है वो 80% जो है ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, चाइना। तो इसको कम करने के लिए इसको, यस, मैप को दोबारा से एक्सप्लेन करूं? ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैप काइंडली अब आप खुद को म्यूट कर लीजिए ताकि कोई आवाज़ ना आए। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी और को भी इशू है तो वो फिर काइंडली गौर से सुन ले ताकि हम आगे जा सकें। बिल्कुल स्टार्ट से एक्सप्लेन करना है। मैं बता दे, मुझे मैसेज में बता दे ताकि फिर मुझे पता चल जाए। किसने पूछा था मुझसे मैप को एक्सप्लेन करने का? ठीक है, मैं स्टार्ट से कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि चाइना ने जो है वो सी पैक, उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, उसको क्यों कहा जा रहा है कि सी पैक जो है वो बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और ये बाकी सारे कॉरिडोर स्पेस को क्यों इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है? वो इसलिए
कि चाइना जो है उसकी 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ मलाका से। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये शंघाई है। इस वक्त जो करंट चाइना जो रूट जो है वो कर रहा है, अपना यूज कर रहा है ट्रेड के लिए, उसमें ये शंघाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से आता 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 ये साउथ चाइना सी है, यहाँ होता है। फिर उसके बाद इससे आगे मूव करता हुआ ये आइलैंड्स पे आता है, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजर के जाता है, और उसके बाद ये इस तरह से इंडियन ओशन में आता है। इंडियन ओशन से जब ये आ जाता है तो ये आगे अरेबियन सी में जाता है। अरेबियन सी से आगे ये पर्शियन गल्फ, ये अरेबियन सी से आगे ये पर्शियन गल्फ में जाता है। पर्शियन गल्फ से ये रेड सी में चला जाता है, और इससे आगे फर्दर जो है जितने भी हमारे फर्दर आगे जो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड मैप पे शो होते हैं, ये वहाँ चला जाता है, ठीक है। और अपनी ट्रेड को इन्हांस करता है, यहाँ जाके अपनी गुड्स को जो है वो सेल करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा, यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ियर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स कैसे? क्योंकि जापान, फ़िनलैंड, साउथ चाइना सी में जो इसकी डिस्प्यूट चल रही है, यहाँ पे जो यूएस का, इंडिया का इंटरफेरेंस है, वो इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका में जो है इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडियन ओशन में जो इंडियन की और इंडिया की और उसके बाद यूएस की जो मिलिट्री है, वो इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इन सब चीज़ों को बैक कर रहा है यूएस। मैंने आपसे ये कहा था कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कंटेन करना चाहता है चाइना को। वो ये नहीं चाहता कि चाइना जो है वो आके ऊपर ऊपर की तरफ आए और आके मेरे सामने खड़ी हो जाए, मुझे कम्पीट करे। क्योंकि इस वक्त चाइना है वो वाहिद स्टेट, वो वाहिद कंट्री जिससे यूएस को एक फियर फील हो रहा है। यूएस को थोड़ा सा खौफ आ रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में ये मुझे ना रिप्लेस कर दे, ये सुपर पावर चाइना ना बन जाए, ठीक है। तो वो नहीं चाहता कि ये सब हो। इसलिए वो सीपेक को जो है वो अ, इसमें हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हर्डल क्रिएट कर रहा है, और वो किस तरह से चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। वो कौन कौन सी उसकी कॉन्स्पायरेसीज है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप मैप को समझें कि ये जो रूट है इतना लंबा, ये जो सारा रूट है ये तकरीबन 16,000 किलोमीटर का है, ठीक है। इसको उसने, एक तो ये बहुत लंबा रूट है, इससे उसको जो है वो आज़ादी मिल जाएगी। दूसरा, जितनी भी डिस्प्यूट्स इसकी यहाँ पे चल रही हैं, जितने भी यहाँ पे इसको थ्रेड्स हैं, वो सारे इसके ख़त्म हो जाएंगे जब इसको इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सी पे की सूरत में मिल जाएगा, ठीक है। ये काशगर से स्टार्ट होगा, गिलगित बल्तिस्तान में जाएगा। इसके दो रूट्स हैं यहाँ पे, और जाता पूरे पाकिस्तान के प्रोविंसेस को कवर करते हुए यहाँ पे गवादर में आएगा। गवादर से डायरेक्ट ये जो है अरेबियन सी में जाएगा। अरेबियन सी से जहाँ पे इसको जाना है फर्दर, चाहे वो पर्शियन गल्फ से आगे जाना है या रेड सी से होते हुए उसे मेडिटेरियन सी में जाना है, वो वहां से चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। एक ये रूट है, और दूसरा ये रूट इस तरह से करके आ रहा है, ठीक है। वो भी आग गवादर में ही रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। और देखें, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो 16,000 किलोमीटर का था, 16,000 किलोमीटर का था, ठीक है। और यहाँ पे सी पैक जो है इट्स ओनली 25 to 2700 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतना, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 20, अगर ये चाहिए, मैं इसको दूसरी तरह से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जो है ना क्लियर हो जाए। मैं इसको यूं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। कि पहले जो था रूट वो बहुत लंबा था, वहां से आते हुए इसको मुख्तलिफ जो है वो थ्रेड्स फेस करना पड़ते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत लंबा रूट था, उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। और उसके बाद ये था कि एक तो वेदर के इश्यूज जो थे वो आते थे रास्ते में, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर सीज में कोई इशू हो रहा है, ओशंस में कोई मसला हो रहा है, कोई फ्लड वगैरह आ रहा है, ठीक है, उसके इसको इशू थे, वो सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे जो है ये इश्यूज नहीं है, यहाँ पे ये सब जो है वो सारे सॉल्व हो गए हैं इशू, ठीक है। ये मैंने इसकी रेंज जो है वो सी पैक यहाँ पे लिख दी है। ये देखिए, ये 2500 से 2700 किलोमीटर है, ठीक है। इतना, एक तो इसको शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे आने का इसका टाइम भी जो है वो सेव हो गया है। और इसके जो रिसोर्सेज यूज होते थे, ऑब्वियसली पेट्रोल या जो भी इसके रिसोर्सेज यहाँ पे अपनी शिप्स को या टैंकर्स को या जो है वो जितने भी व्हीकल्स हैं उनको भेजने में जो सारे इसके सोर्सेज यूटिलाइज होते थे, ऑब्वियसली वो भी कम हुए हैं। तो ये भी इसको एक, आप ये कह लें कि
पॉजिटिव जो है वो ऑब्वियसली इसकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। ये सारी, अगर अब आपको मैप्स समझ आ गया अच्छी तरह से, हम चलते हैं, मैं इसको हल्का सा फिर रिपीट कर देती हूँ कि एक ये ऑब्जेक्टिव था, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना जो है यहाँ से पर्शियन गल्फ से ऑयल को जो है वो इंपोर्ट करता है, और इस साइड से वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। और ये यहाँ से अपनी चीज़ें लेके अपने पाकिस्तान के सी पैक के रास्ते से होते हुआ ये अपने मुल्क में जो है वो काशके में वापस जा सकता है, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि चाइना को इसका कितना फायदा हो रहा है। सी पैक को इसलिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड का। और बोर जो है अब उसको जो है वो BRI कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो फियर्स थे जो फेस कर रहा था यूएस की तरफ से, इंडिया की तरफ से, जापान, वियतनाम, इंडोनेशियन आइलैंड्स, फिलीपाइंस भी थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आता है, उसके भी इसको थ्रेट्स है, वो सारे थ्रेट्स इसका ख़त्म हो गए हैं। और दूसरा ये है कि इसका टाइम सेव हो रहा है, इसके रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं, इसलिए सी पैक को जो है वो अ, इसका गुड अल्टरनेटिव और BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। चलें, अब हम चलते हैं वापस अपने नोट्स की तरफ, फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ मैं पूरी टॉपिक को। आगे हम पढ़ते हैं कि चाइना के कौन-कौन से इंटरेस्ट हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान के लिए कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब सीपेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी केम बैक टू आवर नोट्स। हम अपने नोट्स की तरफ वापस आ गए। अब मैं फर्दर यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैप से मैंने आपको समझाया कि स्ट्रेट ऑफ मलाका, यहाँ से इसको इंडिया का बहुत ज़्यादा थ्रेट था, जो कि सी पैक अगर कंप्लीट हो गया तो ये थ्रेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर उसने अपनी सारी जो है वो ट्रेड का सिलसिला तो उसने वहाँ से स्टार्ट करना ही नहीं है, ठीक है। वो शंघाई से भेजेगा नहीं, उसने काश्मीर के रास्ते सी पैक, पाकिस्तान एक सिक्योर, उसने ऑब्वियसली एक कंट्री है तो कंट्री को तो हर लिहाज से उसको सिक्योर किया जाता है, तो वो एक सिक्योरिटी के साथ वहाँ से गुजरेगा। उसी तरह से वापस वो अपनी सारी चीज़ें अगर उसने इंपोर्ट करनी है तो वो सेम उसी तरह से उनको वापस लेके जाएगा, तो उसको किसी का कोई थ्रेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान में जब तक उसकी सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, अगर उनको ट्रेड करने के लिए वो भेज रहा है, ठीक है, उनको कोई डायरेक्ट दूसरा कंट्री नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के वो अंगेज आएगा, और वहाँ उसको जो है ICJ में भी उसको हम फिर वो सू किया जा सकता है, या सेल्फ डिफेंस के लिए हम उसके ऊपर फर्दर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसा तो कोई मुल्क जो है वो ये खतरा मोल नहीं लेगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको जितने भी स्ट्रेट ऑफ मलाका से, इंडियन ओशन से, साउथ चाइना सी से, या जो वहाँ पे सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ से जो भी थ्रेट था वो सारा उसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, उसको बाईपास कर दिया, ठीक है। उसने वो सारा रूट ही बाईपास कर दिया, वो वहाँ से गुजरेगा ही नहीं। एक उसको ये फ़ायदा है, चाइना का ये इंटरेस्ट है सीपैक के पीछे, ठीक है। दूसरा हम आ जाते हैं आगे कि चाइना और क्या उसको इससे फ़ायदे होंगे। चाइना इज़ अ मेजर इम्पोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम द गल्फ, पर्शियन गल्फ की बात हो रही है, ठीक है। ये हमने मैप में भी डिस्कस किया था कि यहाँ वहाँ से ऑयल को 80% ऑयल जो है वो पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट करता है। और ये जो डिस्टेंस है वहाँ से ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि कितना लंबा रूट है, जो कि 16,000 किलोमीटर यानी कि 16,000 किलोमीटर था। और वो अगर हम वो सी पे को फॉलो करेगा, उसको उस रूट को यूज़ करेगा, तो वो 2500 से 2700 किलोमीटर यानी कि 2500 से वो 2700 किलोमीटर रह जाएगा, जो उसको हर लिहाज से जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और जो इस पे टाइम लगता है वो 45 डेज से 10 डेज पे आ जाएगा। यू कैन सी कि कहाँ उसको 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लगता था पहुँचने के लिए अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ वो 10 दिन में पहुँच जाएगा। तो इट्स वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे चाइना को कितना फ़ायदा हो रहा है सीपे का, ठीक है। और उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि उसको नेक्स्ट क्या जो है वो बेनिफिट इससे मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर अंडर के आई एम सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग्स जो है वो गलत है। अंडर डेवलप्ड वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना। अब देखिए, प्रोविंस जो वेस्टर्न उसकी जो है जिनजियांग, ठीक है, उसी में उसका जो है वो आता है प्लेस काशगर की, वो इतने डेवलप्ड नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड हैं। और सी पे के लिए ऑब्वियसली जब वो
ये रूट वहाँ से बनाएगा तो वो उसको वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करेगा, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो उसकी जो ये वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं या इनके साथ जो चाइना के क्लैशेस आ रहे हैं, बिकॉज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करें जिस तरह से आप दूसरे कंट्री के पार्ट्स में कर रहे हो, वो हमसे आगे चलेंगे, तो हम उस तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो ये जो एक क्लैश है ये भी खत्म हो जाएगा जब चाइना सी पैक की मिड में आके इसको भी जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे भी हर लिहाज से इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, चाहे वो रूट्स की फॉर्म में आए, रेलवेज की फॉर्म में आए, हाईवेज की फॉर्म में आए, वो सारी जो है वो उसको भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी इजी एक्सेस टू एनर्जी रिच कार्स कंट्रीज। अब इसमें वो सारी स्टेट्स कंट्रीज आती हैं, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमानिस्तान है। ये जितने भी स्टेट्स हैं, ये पहले ये जो कंट्रीज़ थे जिनको सेंट्रल एशिया रिपब्लिक कहा जाता है, ये बेसिकली पहले सोवियत यूनियन का पार्ट है। अगर हम थोड़ा-सा उसके पार्ट से अगर हम थोड़ा पास में चले जाते हैं, तो फिर ये जब सोवियत यूनियन जो है वो अ, ब्रेक हुआ, ठीक है, वो डिवाइड हुआ, तो उससे बहुत सारे जो है वो स्टेट्स बनी जिनमें ये सारी कार्स आती हैं, ठीक है। तो अब ये इंडिपेंडेंट जो है वो स्टेट्स बन चुकी हैं। तो दे आर रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ना वो चाइना को जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे रिच उनकी जो है ना आप ये कह लें कि अमाउंट है, ठीक है। तो वो इजीली सी पे के जरिए इन कंट्रीज में कार्स में जो है वो इजीली जो है उसको असेस मिल सकती है। तो एक ये उसको फायदा हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई इश्यू है तो आप प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, चैट का ऑप्शन है यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर क्लियर है, वरना फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके जी, अब हम फर्दर पढ़ते हैं। अब पहले हमने पढ़े थे कि चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं, अब हम ये देखेंगे कि गेम चेंजर ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से है, ठीक है। हाउ सीपेक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, ठीक है। एनर्जी, सबसे पहले ये है कि ये एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है ना अ, इसमें जो एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, ये हमारी लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ये लोड शेडिंग की वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, ठीक है, वो ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं। उसके बाद एक जब इंडस्ट्रीज ठीक से नहीं चलती हैं तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज को ऑब्वियसली जब लोड शेडिंग खत्म होगी तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे जाएंगी मूव, और आगे जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेंगी तो हमारी इनडायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ वीक एंड रेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज रोड एंड रेलवे। जो हमारी कंट्री के ऐसे स्टेट एरियाज हैं जो इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव नहीं है, तो सीपे क्या करेगा, उसको सीपे की मिड में चाइना जो है इन्वेस्ट करेगा और हमारा कंट्री जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। जिसमें ऑब्वियसली मैंने बताया कि रोड्स होंगे, रेलवेज होंगी, हाईवेज होंगी, ठीक है। ये सारी जब चीज़ें बनाई जाएंगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो ऐसे कंट्री जो कि ठीक तरह से इतने डेवलप नहीं हुए थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जीडीपी जो है ना वो हमारा हाई होगा। जैसे हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, हमारी स्टेट्स इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसका सिलसिला ठीक होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी जो है ऊपर जाएगा। जब जीडीपी ऊपर जाएगा तो जितनी भी हमारी हाई पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है वो उसकी नीड्स को पूरा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल इंडिया। अब इंडिया जो है, इंडिया के हमें बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, जैसे जब से हमने सब कॉन्टिनेंट से जो है वो सेपरेशन ली है, जब से हम इंडिपेंडेंस हम लोगों ने ली है, ये तब से इश्यूज जो है ये हमारे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या करे, इंडिया जो है इसके जितने भी इश्यूज है वो पाकिस्तान पे कॉन्स्पायरेसीज यूज कर रहा है, ठीक है। वो पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे हमारे जो राइवल्स उनके साथ अलायंस बना के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सीपे की वजह से पाकिस्तान और चाइना को इसकी जो फ्रेंडशिप है इसको
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो इंडिया का थ्रेट है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर ऑब्वियसली सीपेक जो है वो पाकिस्तान से गुजर रहा है और पाकिस्तान को कोई भी कंट्री नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इट मीन्स कि वो नुकसान चाइना को भी पहुंचेगा। तो चाइना फिर अगर हमने किसी रास्ते से गुजरना है, वो चाहे किसी और का रास्ता है, लेकिन हम उसको उससे वहाँ उसे यूज़ करते हैं रोज़ आने जाने के लिए अपने पर्पज़ के लिए, तो जब उस रास्ते में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली हम फिर वहाँ जाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा भी रूट है, हम भी यहाँ से हम भी इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है CPEC will enhance tourism sector of Pakistan। टूरिज्म ये है कि गवादर को जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे कुछ जो है रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे जो जिसको जो है बाहर से लोग आएंगे विजिटर्स को विजिट करने के लिए, इसको देखने के लिए। तो ऑब्वियसली बाहर से इस टूरिज्म की फॉर्म में हमारे पास जो है वो FD आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FD जब आएगी तो FD की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर एक सेक्टर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद है सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ पाकिस्तान विल आल्सो बी ओवरकम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CPEC। जब CPEC कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि फिर हम अकेले ही पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री है या हम अकेला पाकिस्तान ही इसको सिक्योर नहीं करेगा, इसको चाइना भी सिक्योर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना को भी ऑब्वियसली उसका अगर वो CPEC को यूज़ करता है अपनी सारी गुड्स को पहुंचाने के लिए आगे, तो वो इसको हर लिहाज से सिक्योर करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं चैलेंजेस टू CPEC, चैलेंजेस की तरफ आते हैं कि CPEC को कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस कर सकता है CPEC, या कौन कौन से चैलेंजेस इसके रास्ते में आ सकते हैं। सबसे बड़ा एक थ्रेट जो पाकिस्तान में इसको है वो है बलोच इंसर्जेंट्स का। ठीक है, अब बलोच में देखिए डिफरेंट पार्टीज हैं, वहाँ पे एक इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई हुई है, आप लोगों को पता है अगर आप लोग इस चीज़ को स्टडी करते हो। फिर उसके बाद अलकायदा और TTP का भी जो है ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी CPEC को खतरा है। बलोच इंसर्जेंट्स का खतरा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ उसमें इंडिया का बहुत बड़ा एक रोल था। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रोल जो है वो पॉजिटिव तो नहीं था, आप जानते हैं। इसी तरह से इंडिया जो है वो बैक कर रहा है बलोच इंसर्जेंट्स को। ठीक है, वो ये चाहता है कि वो इनको इंड्यूस करे कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, क्योंकि CPEC को जो मेन चीज़ है CPEC में वो गवादर है, और चाइना जो है वो CPEC की वजह से वो गवादर तक एक्सेस चाहता है, गवादर से वो नीचे अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ना वो ऑब्वियसली वो US के साथ उसका अलायंस है और वो इसको कंटेन करना चाहता है। तो वो यहाँ पे इंसर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर रहा है, वो इनको बैक करता है फाइनेंशियली। यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंसर्जेंट्स की उनको बैक करता है, उनको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी, मिलिटरीली भी, ताकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। और जब बलोचिस्तान हमसे सेपरेट हो गया तो ऑब्वियसली गवादर हमारे यहाँ से चला जाएगा, तो ये CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब फिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसको चैलेंज ये है कि इंडिया का रोल जो मैंने ऊपर आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि रोल ऑफ इंडिया टू सबोटाज CPEC एंड रीसेंट इंडिया अफगानिस्तान अलायंस। अब देखिए रीसेंट जो है इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया हर तरफ से जो है ना वो इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैप को आप थोड़ा सा वापस लेके आए अपने माइंड में, तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो इमीडिएट नेबर है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली भी, उसको एड भी दे रहा है। वहाँ पे उसने स्कूल्स भी ओपन करवाए हैं स्कूल, उसके बाद उसने 20,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है इंडिया में, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। तो इतना उसने उसको सपोर्ट किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जितने भी 9/11 के बाद जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसकी वजह से जितनी भी वहाँ पे नुकसान हुए हैं उनको कवर करने की इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, इसमें उसको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। तो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अफगानिस्तान के साथ अलायंस बनाए, और अफगानिस्तान चूंकि इंडिया पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है, तो वो उसको अफगानिस्तान की जरिए एक रास्ता मिल जाए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो इस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने का।
नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनरेस्ट इन द कंट्री। अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर, जैसे डिफरेंट पार्टीज जो हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान में हर पार्टी जो है ये कहती है कि हुकूमत इस पार्टी की होनी चाहिए, इस पार्टी की होनी चाहिए। तो ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, ये भी इफेक्ट करती है थोड़ा सा जितने भी उसके अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर 2 साल बाद 3 साल बाद इसी तरह से हुकूमत टूटती रहेगी तो फिर नई आने वाली जो हुकूमत है वो सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट से जो है वो लेके चलती है। तो इससे पहले जितने भी काम हुए थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद टग ऑफ वॉर है हमारी प्रोविंसेस के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, के हर प्रोविंस ये कहती है कि सी पैक के इस प्रोविंस को ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, हमारी प्रोविंस को इतने फ़ायदे नहीं हो रहे। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें ये है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है चीज़ें। बहुत बहुत से लोग ये न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि सीपैक में कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, लॉन्स किस तरह से लिए जा रहे हैं, किस तरह से वापस किए जाएंगे, ये सब क्लियर नहीं है। तो ये एक चैलेंज है कि ये सब क्लियर नहीं है, तो आने वाले वक्त में पता नहीं इसका क्या इशू हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के मतलब कोई यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हिसाब किताब है, कॉन्ट्रैक्ट्स कब साइन हो रहे हैं, किस तरह से साइन हो रहे हैं, उनके पीछे क्या विजन है। तो ये भी एक चैलेंज सीपैक को आता है। उसके बाद करप्शन किकबैक्स हैं, ऑब्वियसली रेड टेपिज्म है, वाइट कॉलर क्राइम है, करप्शन है। ये सारी चीज़ें भी सीपैक की राह में एक बहुत बड़ी जो है ना आप रुकावट समझ लें। उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स इन प्रोजेक्ट। इसमें ये है कि हमारे पास सीपैक को जो है उसको आगे ले जाने के लिए, उस पे काम करने के लिए स्किल्ड पर्सन की पर्सोनल की कमी है। ठीक है। और हमें उसके लिए स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, जो कि फ़िलहाल उनकी कमी है। एक ये भी चैलेंज है कि जब तक हमें नहीं मिलेंगे तो तब तक हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद मैनी कमेंटेटर्स आर कंपेयरिंग सीपेक विद ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है कि ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी ट्रेड के लिए सब कॉन्टिनेंट में आई थी, और उसने भी इस तरह से जो है इन्वेस्ट किया था। और फिर उसने क्या किया कि उसने सब कॉन्टिनेंट में ऐसा 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 अपना जो है वो कब्जा कर लिया। तो सीपेक को भी एक समटाइम्स ये कहा जाता है कि ये भी बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, लेकिन वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ से जो है वो थोड़े से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं सीपैक के, कि ये थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करा के तो अपनी एक्सपोर्ट को इन्हांस कर सकते थे, वो रोड्स और हाईवेज में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी थी वो कम हो जाएगी। ठीक है। और हमारे पास उस तरह से अच्छी क्रॉप्स वगैरह नहीं आएंगी। इंक्रीज मूवमेंट ऑफ कार्गो ट्रेड्स ब्रिंग्स एयर पोल्यूशन। जितना ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स का यूज़ किया जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो इंक्रीज रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन आएगी, यानी कि हवा की आलूदगी। और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी आती हैं, जिनमें आईज की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद थर्मल प्लांट्स जो हैं वो भी पोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद सीपेक जो है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि पोल्यूशन की वजह से आँख का जो है वो आइज प्रॉब्लम होती है, और आँख का मोतिये का जो है वो जिसको आई कैटरेक्ट कहते हैं, उसका एक बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है। वो भी आ जाता है। फिर स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है, स्किन को जो है वो इरिटेट करती है। तो ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंक्लूजन पे, कि इन सारे बातों के अलावा, इन सारे चैलेंजेस को अलावा देखते हुए सीपेक क्या क्या वाकई इसका फ़ायदा है पाकिस्तान को या नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि सीपेक जो है इज़ अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान, के हमें एक उम्मीद रखी हुई है कि ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, हमारी इकोनॉमी को इन्हांस करेगी। तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट। और दूसरा ये है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी ऑन गार्ड एंड विजिलेंट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ सीपेक। अब इसमें ये है कि देखिए कोई भी चीज़ होती है तो अगर उसके फ़ायदे होते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ थोड़े से नुकसानात भी होते हैं।
अब ये डिपेंड करता है हम लोगों पे कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से वेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए सीपेक जो है वो हमारे टेररिज्म को भी कम करेगा, हमारी जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करेगा, और उसके बाद जो है हमारे टूरिज्म सेक्टर को जो है वो इम्प्रूव करेगा। लोग बाहर से आएंगे, एफडीआई जो है हमारे मुल्क में आएगी, और जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव करेगी। इसी तरह से हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा, हमारी एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो एक इकोनॉमी ड्विंडल हो रही थी वो इशू ख़त्म हो जाएगा। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमें कोई चैलेंज है, ऐसे चैलेंजेस जो कि हमारे विद इन स्टेट हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो अगर हम करप्शन है, वाइट कॉलर क्राइम है, रेड टेपिज्म है, अकाउंटेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करें तो ऑब्वियसली हम सीपैक से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी कि सीपेक क्या है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। सीपेक स्टार्ट जो है वो चाइना के क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं। और सीपेक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सीपेक जो है वो इसका जो है वो रेफरेंस देना पड़ता है। अगर आप इस पे जो है कोई ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, आपके करंट अफेयर्स के पेपर में, आईआर के पेपर में, इवन पोल साइंस के पेपर में, और पाकिस्तान के अफेयर्स में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई समझ किसी को नहीं आए, कोई इशू है, तो अभी मुझे बता दें ताकि मैं क्लास को एंड करने से पहले उसको एड्रेस करूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।